हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत केमिस्ट्री स्टडी पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं। क्लास 12th है फिजिक्स। ये हमारे पूरे फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपके बहुत से सारे नंबर इस वीडियो से प्राप्त हो सकते हैं। तो बिना देरी किए इस वीडियो को पूरी तरह आप देखिए। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो जो ये प्रश्न है आपका 2 से 3 नंबर में पूछ सकता है। वो देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी जो वैद्युत क्षेत्र है हमारा, उसमें स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें क्षेत्रफल से उसके लंबवत गुजरने वाली जो बल रेखा हैं उसे ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई ए, यानी कि ई जो है वैद्युत क्षेत्र है और ए आपका क्षेत्रफल है। तो ये हमारा फार्मूला वैद्युत फ्लक्स का। तो इसका जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या इसको हम वोल्ट मीटर भी कहते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो उसको जान लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। जो रेखीय आवेश घनत्व है उससे आप क्या समझते हैं, उसकी जो परिभाषा है उसे लिखना है। तो इसका उत्तर है किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी किसी तार के प्रति एकांक लंबाई यानी कि L से वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा लैम्डा बराबर क्यू अपान में L। क्यू यह है आपका है आवेश और L क्या है आपका, L है आपका लंबाई, एकांक लंबाई, और ये रेखीय आवेश घनत्व। तो ये हमारा फार्मूला। और इसका जो मात्रक होगा क्यू, आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलम प्रति मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछेगा। तो इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो देखिए, कोई 1 कूलम पूछ सकता है या फिर 8 कूलम या 10 कूलम या 20 कूलम 15 कूलम, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये नियम को जानना है। अगर नियम जानते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी कूलम दे दिया, 8 दे दिया, 10 दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए, तो उसे आप इस नियम से लगा सकते हैं। तो देखिए हमारा नियम क्या है, पहले हम इसको यानी कि आवेश जो हमारा आवेश दिया है, यानी कि आवेश क्या दिया हमारा 1 कूलम, तो 1 कूलम लिख लिए। और नंबर हमको ज्ञात करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। और 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर जो मात्रा मान होता है इसका, आप जान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुने 10⁻19 कूलम होता है। तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा, यानी कि मन में बैठा लीजिएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन वाला, तो ये इसका फार्मूला होता है Q बराबर एन ई। जब हमको एन निकालना है तो ई को हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो आपका हो जाएगा Q अपान ई। तो एन बराबर आपको हो जाएगा Q अपान ई। तो इसका जो अब इसका हम मान रख देंगे, तो हमारा जो आवेश दिया है Q 1 दिया है, और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो है 1.6 गुने 10⁻19 कूलम। तो ये है। अब देखिए, जब इसको हम काटेंगे, ये एक बार में कटेगा, इसका जब हम काटेंगे तो 0.6125 इतने बार में कटेगा। और जो ये आपका है 10⁻19 कूलम, ये आपका ऊपर जाएगा जब, तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस में, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा एन बराबर 0.625 गुणे 10⁻19 कूलम। अब देखिए, जब इसको हम 0 को हटाएंगे तो दशमलव यहाँ पर लगाएंगे, तो इस जो है आपको 19
ये किस में से घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 18। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये आपके पूरे एग्जाम में पक्का इस टाइप के क्वेश्चन को बहुविकल्पी में यहाँ 1-2 नंबर में पूछ सकता है, तो इसे आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, गॉस की प्रमेय को लिखिए। तो ये भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो इसे आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो जो गॉस की प्रमेय है उसको जानते हैं हम। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी 1/, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि किसी बंद पृष्ठ है उसे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, ये वैद्युत फ्लक्स है, तो उस पर लगे आवेश, ये आवेश है, इसका 1/, इसको हम जान लेते हैं 1/, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि ये आपका Q है, इसके गुने में 1/, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। जब इसको हम हल करेंगे तो ये आपका यही होगा Q/में एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा फाई E बराबर Q/में एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका गॉस की प्रमेय की फार्मूला है। तो इसका सिद्ध करने वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। वो सिद्ध करने वाला भी कभी काल पूछ लेता है कि गॉस प्रमेय की व्यंजक सूत्र निकालिए, तो उसे आप जरूर तैयार कर लीजिए। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। तो इसका जो सूत्र है C बराबर K/A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। तो K क्या हमारा है, प्रावैधतांक। तो ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है, तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए। फार्मूला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें कह रहा है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक व विमा लिखिए। तो वैद्युतशीलता का जो मात्रक होता है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, ये एप्सिलॉन नॉट है वैद्युतशीलता। तो इसका जो मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी जो विमा होती है M पे -1, L पे -3, T पे 4, A पे 2, ये इसका विमीय सूत्र होता है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा है परावैद्युत पदार्थ क्या है। तो परावैद्युत पदार्थ क्या है उसे जानते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, जैसे कागज, तेल, कांच आदि। तो ये है हमारा परावैद्युत पदार्थ, कागज, तेल, कांच, मोम और मोम है जो। तो ये हैं हमारे परावैद्युत पदार्थ। तो देखिए जो विद्युत धारा में प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित नहीं होने देते, यानी ऐसे पदार्थ जो अपने में से, यानी कि एक कागज, तेल है, इसमें से वैद्युत धारा प्रवाह नहीं होने देते, लेकिन ये वैद्युत धारा होने का प्रभाव दर्शाते कि हम वैद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के व्यंजक का सूत्र लिखिए। तो जो व्यंजक बल आघूर्ण का व्यंजक सूत्र हमको बताया इसमें कि वह बताइए बल आघूर्ण का सूत्र। तो बल आघूर्ण का जो सूत्र है टाउ बराबर PE sin थीटा। टाउ क्या है, बल आघूर्ण, और P हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इसे आप सूत्र को, इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा है गतिशीलता किसे कहते हैं, गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। तो ये हमारा गतिशीलता, तो गतिशीलता को किसे कहते हैं तो इसे जान लेते हैं। किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। यानी कि जो आपका अनुगमन वेग है और वैद्युत क्षेत्र है उसके अनुपात को ही गतिशीलता कहते हैं। आप चाहें तो इस सूत्र के माध्यम से भी इसका परिभाषा निकाल सकते हैं। अगर सूत्र याद है तो परिभाषा आराम से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा लिखिए।
तो चुंबकीय अवत्तर क्या है इस वीडियो में जानेंगे हम। तो देखिए हमारा चुंबकीय अवत्तर क्या है। किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय अवत्तर कहते हैं। तो ये है हमारा, यानी गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक जो लटकाई गई चुंबक होती है वो चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय अवत्तर कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर तल होता है उसे हम चुंबकीय अवत्तर कहते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें क्या कह रहा है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। तो हमारा जो पहला गुण है वो है ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये प्रकाश की चाल से चलती हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 11। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखें। यानी पूर्ण परावर्तन की आंतरिक शर्तें लिखना हमको। तो हम 2 शर्तें लिख लेते हैं, जैसे कि हमारा प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहे हो और इसके बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे 2 गुण हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो उत्तर होगा, छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग करके सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो छोटी तरंगदैर्घ्य है उसके प्रकाश का प्रयोग करके हम सूक्ष्मदर्शी का विभेदन क्षमता बढ़ा सकते हैं। उससे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, दे ब्रागली सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। जो दे ब्रागली है उसके सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो जो दे ब्रागली के सिद्धांत के अनुसार हम जानेंगे कि गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। जो दे ब्रागली सिद्धांत है उसके अनुसार हम गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है, किसी एक मंदक का नाम लिखिए। तो जो नाभिकीय रिएक्टर है वो रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य होता है। तो देखिए मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को मंद करना होता है। यानी कि जो मंदक होता है वो न्यूट्रॉन की जो कार्य हैं उसे उसकी गति को धीमा या मंद करना होता है। तो इसका जो एक उदाहरण है वो लिख लेते हैं, भारी जल एक न्यूट्रॉन मंदक है। यानी कि किसी एक मंदक का नाम जो हमको पूछा है उसका नाम क्या है, भारी जल, जिसे हम D2O के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए इसमें कैसे अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। तो जो इसका आंसर होगा, जो पी प्रकार के अर्धचालक हैं उसके बनाने में कौन से अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। तो शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। यानी कि जो शुद्ध सिलिकॉन होता है उसमें से 3 संयोजकता वाले तत्व मिलाए जाते हैं, उससे ही पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, तो उसमें क्या कह रहा है, विभव प्राचीर से आप क्या समझते हैं। तो जो विभव प्राचीर है उससे आप क्या समझते हैं इस वीडियो, चलिए हम जानते हैं। तो इसका उत्तर होगा, अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। यानी जो अवक्षय परत होता है उसके सिरों के बीच जो उत्पन्न होता है विभवांतर, उससे ही हम विभव प्राचीर कहते हैं। तो ये थे हमारे क्लास 12 फिजिक्स के पूरे अध्याय के 1 से 17 तक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुत से नंबर पक्के हो सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।